Hello friends, I am Ajit Agarwal and in this class we will discuss how to solve simultaneous linear equation problems. इसकी पहली वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की जा चुकी है। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग एज बेस्ड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट बेस्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डेज बेस्ड क्वेश्चन जिसे वन डे वर्क वाले क्वेश्चन होते हैं, स्पीड बेस्ड इंक्लूडिंग अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम और कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली हम लोग सभी मेथड्स कर चुके हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आप लोग को ये सब तरीके समझ में आ चुके होंगे। तो ये हमारी दूसरी वीडियो है प्रॉब्लम सम्स को सॉल्व करने की, जिसमें हम बताएंगे कि इक्वेशंस को कैसे फ्रेम करें। क्योंकि ऑलरेडी मेथड आता है, इक्वेशन बनाना आ जाएगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस होगा कि हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस करें कि इनमें इक्वेशंस कैसे फ्रेम की जाए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा एज बेस्ड पर है। 4 years ago, Marina was 3 times old as her daughter. 6 years from now, the mother will be twice as old as her daughter. Find their present ages. तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो तो हमेशा प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। लेट प्रेजेंट एजेस बी। जैसे यहाँ दो पर्सन है तो दोनों पर्सन के लिए प्रेजेंट एजेस को आप एज्यूम कर सकते हैं अलग अलग। जैसे कि इसे मदर दी है और उसकी डॉटर। तो सपोज मरीना एज, हियर मरीना इज मदर, मरीना's present age is assumed as X and her daughter age as Y. अब हम अपने स्टेटमेंट पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट 4 years ago का दिया हुआ है। तो पहले हम लोगों को चाहिए कि 4 years ago इनकी एज को एडजस्ट करें। अगर प्रेजेंट एज X और Y है तो इनकी एज 4 years ago और वैसे 4 years लेस होगी। तो जब एज्यूम करेंगे तो मरीना की एज बिफोर 4 years ago, Marina age will be X minus 4 and of her daughter she will be of age Y minus 4. कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 4 year ago एज पूछी गई है तो इसमें x by 4 कर देते हैं। भाई हम एज को हम डिवाइड 4 करके इतना कम थोड़ी करेंगे भाई, हमने 4 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। अब खुद सोच के देखें कि अगर कोई बच्चा 12 ईयर का है तो 4 year ago उसकी एज कितनी होगी? तो सही मेथड से तो 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 years का होगा। तो अगर मान लो कोई गलती हो जाती है तो सोच के देखिए एक बार कि अगर 12 को 4 से डिवाइड करें, मान लो कोई बच्चा गलती कर देता है कि 4 से डिवाइड करना है तो उसकी एज का 3 साल थी 4 साल पहले, नहीं। तो इसका मतलब ये मेथड गलत है। तो हम लोग जब 4 year ago या 4 year आफ्टर ऐसे कोई स्टेटमेंट आते हैं तो उसमें हमें एड या सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो जब हम इनकी एज एडजस्ट कर लेंगे तो अब हमारा एम होगा इस स्टेटमेंट को यूज़ करना कि मरीना वॉज 3 times एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो 4 year ago मरीना की एज हम लोगों ने एज्यूम की है x minus 4, शी विल बी लिखा है 3 times, 3 times मीन्स 3 multiplied by daughter age is y minus 4. Now open the bracket, x minus 4 equals multiply y minus 4 by 3, 3y minus 12, and equation will be x minus 3y equals minus 12 plus 4. Final equation 1 is x minus 3y equals to minus 8. This is equation number 1. जैसे हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया है कि हम लोग इसमें इक्वेशन फ्रेम कर रहे हैं
और इसका सॉल्विंग मेथड आप कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं, जो भी हम लोगों ने 3 मेथड पढ़े थे। नेक्स्ट स्टेटमेंट, अब ये हमारा स्टेटमेंट है 6 इयर्स आफ्टर के लिए, 6 इयर्स फ्रॉम नाउ। तो फिर जैसे हमने बताया ना, पहले स्टेटमेंट में 4 ईयर एगो के लिया था, अब 6 इयर्स आफ्टर। तो फिर से वही चीज़ कि डायरेक्टली एक्स वाई यूज़ नहीं करेंगे, पहले हम 6 ईयर आफ्टर मरीना और डॉटर की एज को एज्यूम करेंगे। बताइए जल्दी से, अगर प्रेजेंट एज एक्स और वाई है तो 6 साल के बाद मरीना एज कितनी हो जाएगी? अगर आप ये सोच रहे हैं कि मरीना की एज होगी एक्स प्लस 6, यस इट विल बी करेक्ट, क्योंकि इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा। और 6 ईयर आफ्टर what will be age of her daughter? She will be of y plus 6. अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 6 ऐड करेंगे। पहले ये काम करने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये लिखा था, मदर विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर। तो मदर एज है, ये हम लोगों ने एज्यूम की 6 ईयर्स के बाद x प्लस 6। तो मदर एज इज इक्वल टू ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डॉटर एज, दैट इज y प्लस 6. Open the bracket, x plus 6 equals 2y plus 12. यहाँ बच्चे दूसरी गलती करते हैं, ब्रैकेट ओपन करने में फर्स्ट टर्म केवल मल्टीप्लाई करते हैं, पता है इसको मल्टीप्लाई नहीं किया, तो इसको ध्यान रखें। नाउ x plus 6 will be equals to 2y plus 12. ये हमने 16 लिख दिया, ये एग्जैक्टली 12 है। Shift 2y on left side and 6 on right side, you will get 12 minus 6 is 6. This is equation number 2. जब हमारे पास ये दो इक्वेशन फ्रेम हो गई हैं, तो इसके बाद सॉल्विंग करना है तो किसी मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा एम इस वीडियो में इक्वेशंस को फ्रेम करके दिखाना है कि हम लोग इक्वेशन कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे ये दिया हुआ, पर्सन इन्वेस्टेड सम मनी एट 12% सिंपल इंटरेस्ट एंड सम अदर अमाउंट एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर मनी को दो पार्ट में डिवाइड करना है, जैसे नॉट इक्वली, आप अलग अलग ले सकते हैं। तो ही रिसीव ईयरली इंटरेस्ट ऑफ रुपीज, यहाँ पर कुछ छुप गया है, दिस इज देयर इज समवॉट 1300 1300. If he had interchanged the amounts, he would receive rupees 40 more as yearly interest. How much did he invest at different dates? तो ये तो हमें पता चल गया कि वो डिफरेंट अमाउंट्स को इन्वेस्ट कर रहा है एट डिफरेंट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अंडरस्टूड? तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इसने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं, जबकि सिंपल इंटरेस्ट 12% था, और वाई रुपीज़ वो इन्वेस्ट करेगा जबकि सिंपल इंटरेस्ट 10% है। तो इंडिविजुअली ही विल गेट द इंटरेस्ट for rupees x as 12% of x, और y रुपीज पर वो इसको इंटरेस्ट मिलेगा 10% ऑफ y। जो इन्वेस्टेड मनी है उसी पर इसका इंटरेस्ट निकालेंगे। और जैसा क्वेश्चन में दिया, ही रिसीव ईयरली इंटरेस्ट रुपीज 1300, तो इन दोनों इंटरेस्ट का टोटल ये है 1300 रुपीज़। जैसे कि हम लोगों को नोन है, अगर डिनोमिनेटर में कोई नंबर है तो उसको रिमूव करने का तरीका होता है कि उसका एलसीएम निकालें और सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर 100 से सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन यू विल गेट 12x प्लस 10y इक्वल्स टू 1300 मल्टीप्लाइड बाई 100, यानी कि एक पेयर और आएगा जीरो का। तो दिस विल बी योर इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली जैसे कि मेंशन है, इफ ही हैड इंटरचेंज द अमाउंट, यानी कि अब हम x की प्लेस y और y की प्लेस पर x लेंगे, तो उस कंडीशन में उसको रुपीज़ 40 मोर है। तो ऐसे केस में अभी जो हमने 12% ऑफ x लिखा था, ये हमें 12% y करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर इक्वेशन ये आएगी 12y प्लस 10 टाइम्स ऑफ x, क्योंकि लिखा रुपीज़ 40 मोर है, तो 1300 में अगर 48 कर देंगे तो दिस विल बी
1340। अच्छा 100 तो अपॉन में पहले की तरह से आएगा डिनोमिनेटर में, तो रिमूव करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 00 यहाँ पर और आ जाएगा। तो इस तरह में ये दो इक्वेशन फ्रेम हो जाएंगी जिसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एनी मेथड मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटर ये होगा कि आप लोग इसको एलिमिनेशन मेथड से करें, ज़्यादा बेटर होगा। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can do a piece of work in 15 days. ये तो है हम लोग वन डे वर्क बेस्ड क्वेश्चन। इफ A's वन डे वर्क इज 1.5 times वन डे वर्क ऑफ B, then find in how many days can each do the work. तो ऐसे केस में पहले अज्यूम करेंगे, क्योंकि A और B के दो पर्सन हैं तो दोनों की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी काम करने की, ठीक है। तो ऐसे केस में दोनों का वन डे वर्क अलग अलग अज्यूम करें। सपोज A's वन डे वर्क, अगर मान लो कोई काम दिया हुआ है तो A एक दिन में उस टोटल वर्क का कितना पार्ट कर पाएगा, तो सपोज ही कैन डू X पार्ट। सिमिलरली B's वन डे वर्क, सपोज ही कैन डू ओनली Y पार्ट, ठीक है। जैसे कि हम लोग का पहली इक्वेशन मेंशन है, नंबर ऑफ डेज दिए गए हैं। अच्छा वन डे वर्क और नंबर ऑफ डेज में क्या रिलेशन है? वन डे वर्क इज इक्वल टू वन डिवाइडेड नंबर ऑफ डेज, यानी कि अगर हम ए का वन डे वर्क और बी का वन डे वर्क आपस में टोटल कर दें तो इट शुड बी टोटल वन डे वर्क। और लेकिन यहाँ दिए हैं टोटल नंबर ऑफ डेज 15, तो इसका वन डे वर्क कितना होगा? अगर कोई पर्सन या दो लोग मिलकर 15 डेज में काम करते तो एक दिन में कितना काम कर पाएंगे वो लोग? 1/15। जब भी नंबर ऑफ डेज दिया हो और वन डे वर्क के फॉर्म में लिखना हो तो रेसिप्रोकल कर दें, 1 डिवाइडेड नंबर ऑफ डेज। तो अब सिंपल करने तरीका हम लोग को नोन है, डिनोमिनेटर नंबर है, इसका एलसीएम निकालेंगे और सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड इक्वेशन बना देंगे। तो 15 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x को, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको y को भी, और 1/15 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, तो यू विल गेट 1। दिस विल योर इक्वेशन नंबर 1। Now come to its second statement. Second statement is if A's one day work is 1.5 time one day work of B. वन डे वर्क तो हमने पहले से एज्यूम किए हुए हैं, A का वन डे वर्क X और B का वन डे वर्क Y. And according to question, A's one day work is 1.5 time one day work of B. तो X is equals to 1.5 times of Y. Then X will be equals to, इसको बनाएंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 3/2y. Now do cross multiplying, 2x equals to 3y और 2x minus 3y equals 0. This is equation number 2. फिर से हमारे पास दो इक्वेशन फ्रेम हो गई हैं और उसको तीनों में से किसी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर मेथड में कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, तो आप उसी को फिर से एक हमारी वीडियो में देख सकते हैं जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे हमने पहले आपको इन्फॉर्म किया था कि इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इक्वेशन बनाएंगे क्योंकि ऑलरेडी मेथड आप लोग को नोन है। नेक्स्ट, अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये हमारा स्पीड बेस्ड क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। If train had been 30 kilometer faster, it would have taken 2 hours less than scheduled time. ये तो खुद भी समझ सकते हैं, अगर मान लिया आपके व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम में अपने डेस्टिनेशन रीच कर सकते हैं। अगर न स्पीड का स्लो कर देते हैं या ब्रेक लगा देते हैं तो ऑब्वियस है कि हम लोग टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। तो जैसे यहाँ पर मेंशन है कि इफ़ ट्रेन हैड 30 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 2 hours less than scheduled time. If train were slower by 15 km per hour, it would have taken 2 hours more than scheduled time. Find the length of the journey. Length of the journey means you have to calculate its distance. So I am assuming that we are not known about speed and time taken by the train normally. ठीक है, तो first I will assume the actual speed of the train as x. If train is moving
with x km/h, then time taken by the train can assume as y. हम लोग सभी क्वेश्चन साइमल्टेनियस से क्वेश्चन फॉर्म में फ्रेम करनी है हैविंग टू वेरिएबल्स, इसलिए एक्स वाई के फॉर्म में ले सकते हैं। तो अगर स्पीड x है, टाइम y है, तो इसके डेस्टिनेशन डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन विल बी, एज यू नो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। तो स्पीड इज x, टाइम इज y, तो डिस्टेंस इज xy। ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन जो दिया हुआ वो ये कि इफ ट्रेन हैड बीन मूविंग विद 30 km/h फास्टर देन ओरिजिनल वन, यानी कि अगर स्पीड x थी तो इसकी हमें स्पीड इंक्रीज करके करनी है x + 30 km/h, ये 30 km/h बढ़ा देंगे, लेकिन उस समय टाइम कम लगेगा। तो अब टू कैलकुलेट डिस्टेंस, स्पीड रखेंगे x + 30 और टाइम रखेंगे y - 2। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड, सेम डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन इफ इट इज मूविंग विद x + 30 km/h। देखिए होगी तो एक्चुअल डिस्टेंस के बराबर ही ना, तो डेस्टिनेशन डिस्टेंस तो बदलेगी नहीं। अब इसको ओपन कर दें, x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं देन यू विल गेट, x से मल्टीप्लाई करेंगे y - 2 को, तो xy - 2x, फिर प्लस 30 से y - 2 को मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 30y - 60 equals xy. xy will cancel out and you will get 2x - 30y equals to -60। अगर हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें तो हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन मिल जाएगी एज दिस, x - 15y equals -30। दिस इज इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट केस। लेकिन अब कैसे लिखा है सेकेंड स्टेटमेंट में कि इफ ट्रेन वर स्लोअर बाय 15 km/h, यानी कि ओरिजिनल स्पीड से अगर हम न्यू स्पीड x - 15 लें तो ऑब्वियसली स्पीड जब कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ट्रेन विल बी 2 hours मोर देन शेड्यूल टाइम। तो टाइम हमने y लिया था, उसमें 2 hours इंक्रीज कर देंगे, तो फिर से ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम, लेकिन न्यू स्पीड न्यू टाइम रखना है, देन यू विल गेट ओरिजिनल डिस्टेंस। अगर हम इसको ओपन करके सॉल्व करेंगे देन यू विल गेट द फाइनल इक्वेशन एज 2x - 15y equals to 30। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2। फिर से हम लोग इसे तीनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, x और y निकाल सकते हैं। जब x मिल जाएगा, y मिल जाएगा, तो डिस्टेंस कॉर्डिनेट पुट कर देंगे और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखिए ये जो उनकी आखिर में पूछा क्या गया है, क्योंकि कई लोग इसे मिस्टेक कर देते हैं। मान लेंथ पूछी है और स्पीड टाइम निकाल छोड़ दिया तो फाइनल आंसर तो नहीं हुआ ना, तो उसके मार्क्स से डिडक्ट हो सकते हैं। नाउ अगेन वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पीड, लेकिन आपके से इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी लगेगा। जैसे लिखा बोट टेक्स 2 hours टू गो 40 km डाउन द स्ट्रीम एंड इट रिटर्न इन 4 hours। ठीक है, रिटर्न करने मतलब है ऑपोजिट टू एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अप स्ट्रीम हो गया। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं स्पीड ऑफ द बोट इज x km/h। फॉर बोट स्पीड इज x km/h and stream is flowing with y km/h। अंडरस्टूड। तो अब हमें देखना डाउन स्ट्रीम। पहले स्टेटमेंट डाउन स्ट्रीम के लिए, व्हाट डू यू मीन बाय डाउन स्ट्रीम? अगर बोट रिवर की डायरेक्शन के साथ नीचे आती है, जैसे ये सपोज इन दिस डायरेक्शन रिवर इज मूविंग, तो अब यहाँ पर एक बोट है, जब डाउन स्ट्रीम आएगी तो ऑब्वियसली ये भी बोट के साथ रिवर यानी स्ट्रीम के साथ साथ मूव करेगी। तो अगर हम इस स्ट्रीम की स्पीड बोट की स्पीड को x लेते हैं और स्ट्रीम की स्पीड y लेते हैं, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रीम इस बोट को सपोर्ट करेगी आगे बढ़ने के लिए और बोट बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। यानी डाउन स्ट्रीम के केस में कभी भी डाउन स्ट्रीम हो
इस केस में जो स्पीड होगी उसको आपस में ऐड कर देंगे, तो x प्लस वाई, दिस विल बी रिलेटिव स्पीड। ठीक है, तो बोट इस स्पीड से नीचे आएगी। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे नोन है कि डिस्टेंस दी है इसमें 40 किलोमीटर और टाइम 2 आवर है, तो स्पीड एज्यूम हो कर ली हमने x प्लस वाई विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स फॉर 20। तो दिस यूज योर फर्स्ट इक्वेशन। बहुत ही ईजी होता है इस इक्वेशन को बनाना, बस ध्यान ये रखेंगे कि डायरेक्शन क्या है, कि सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को ऐड कर दें। यही चीज़ जब रिटर्न जर्नी होगी बोट की, क्योंकि स्ट्रीम में तो कोई चीज़ नहीं होगा, वो तो लगातार फ्लो करेगी, कभी भी रिवर उल्टी नहीं फ्लो करती है। तो दिस इज स्ट्रीम मूविंग विद वाई, लेकिन बोट को अब हमें ऑपोजिट लाना है ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू मोर वर्क और स्पीड कम क्यों जाएगी, तो ऑब्वियसली स्पीड ऑफ स्ट्रीम शुड बी मोर। तो जो इक्वेशन बनेगी वो इस तरह से होना चाहिए, स्पीड ऑफ बोट, क्योंकि बोट स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए, माइनस रिवर की स्पीड, अगेन डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस में तो कोई चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस है 40 और टाइम हम लेते हैं इसमें 4 आवर, तो y माइनस एक्स विल बी 10 और दिस इज योर इक्वेशन नंबर, सॉरी हमने इसमें एक मिस्टेक हो गई है, हमने बोर्ड में y लिख दिया कि बोर्ड की स्पीड ऑलरेडी x थी, सॉरी। इसमें चेंज ये कर देंगे, इसमें y माइनस एक्स नहीं x माइनस वाई रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रीम की स्पीड हमने y ले ली थी, पहले y लिख दिया इसलिए यहाँ पर गलती से y दोबारा रिपीट हो गया। तो बोर्ड की स्पीड को x लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 40/4 होगा, and final equation will be x minus y equals to 10। दो इक्वेशन फिर से बन गई, x प्लस वाई इक्वल 20, x माइनस वाई इक्वल 10। जैसे हम देख सकते हैं अगर एलिमिनेशन मेथड करते हैं तो y कैंसिल होगा और x डायरेक्टली निकल आएगा, तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड काफ़ी ईजी रहता है। एंड दिस इज वन मिसलेनियस क्वेश्चन। इस मिसलेनियस क्वेश्चन में अलग टाइप का है थोड़ा। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड and the remaining depends on number of days one has taken food in the mess. Okay, when Bhavna takes food for 20 days, she had to pay rupees 26 as hostel charges, whereas when Divya takes food for 26 days, she has to pay rupees 3020 as hostel charges. Find the fixed charges and the cost of food per day. अब यहाँ फिक्स चार्ज, जैसे देखा होगा कि कभी भी अगर हम ट्रेवल करते हैं या कोई व्हीकल हम हायर करते हैं जाने के लिए, तो एक मिनिमम चार्ज हमें पे करना पड़ता है, फिर चाहे आपको हमको 1 किलोमीटर मूव करना पड़े चाहे 10 किलोमीटर मूव करना पड़े, तो एक फिक्स चार्ज के अलावा वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे जितना आप एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर करेंगे। ओके, तो वैसे यहाँ पर है, ये कह रहे हैं हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, तो अगर हम एज्यूम कर लेते हैं कि फिक्स चार्जेस ऑफ द हॉस्टल बी एक्स, यहाँ दो प्राइस में डिफ्रेंशिएट किया गया, एक फिक्स चार्जेस और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे लेना है, तो अगर हम एज्यूम कर लें कि फिक्स चार्जेस हॉस्टल के एक्स हैं और जो ये फूड लिया जा रहा है चार्जेस पर डे का, दैट चार्जेस पर डे इसको हम एज्यूम कर लेते हैं y। तो जैसे पहला केस है, पहले केस में जो पर्सन दिया है वो है भावना, तो भावना टेक फूड फॉर 20 डेज, इसका मतलब 20 डेज को इसको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज तो पे करेगी। अब कितने दिन वो पर्सन रहता है हॉस्टल में, पर डे ₹y के हिसाब से 20 डेज में उसको स्पेंड करने पड़ेंगे अपने फूड के लिए ₹20, तो टोटल चार्ज कितना देना पड़ेगा उसको, x प्लस 20y, एंड दिस इज गिवन एज ₹2600। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड पर्सन इज दिव्या, दिव्या टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो दिव्या को भी फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा ₹x, और साथ में पर डे के हिसाब से 26 डेज फूड का खर्च इसको आएगा 26y, और इन टोटल हो जाएगा फिक्स चार्ज और फूड चार्ज का ₹3020। इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से हम दो इक्वेशन बनाकर
किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है इस वीडियो में, यानी कि जिसमें हमने पिछली 5 वीडियो हमने बनाई इसमें, जिसमें पहले 3 वीडियो में हमने 3 मेथड दिखाए थे, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट 2 वीडियोज़ में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स हम डिस्कस किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि उनको इस वे में हेल्प मिल जाए कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए। थैंक यू।